स्विट्जरलैंड अपनी बिजली पैदा करने वाली टरबाइनों को क्यों दफना रहा है? नमस्ते इंजीनियरिंग डिटेल आदा। क्या आपने सुना है कि स्विट्जरलैंड अपनी बिजली पैदा करने वाली टरबाइनों को पहाड़ों के नीचे दफना रहा है? अजीब लगता है ना? लेकिन इसके पीछे नवीकरणीय ऊर्जा की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को हल करने के लिए एक शानदार रणनीति है, और वह है महीनों तक ऊर्जा को कैसे संग्रहित किया जाए और कठोर अल्पाइन सर्दियों में रोशनी, गर्मी और तकनीक की गारंटी कैसे दी जाए। तो बात यह है कि स्विट्जरलैंड, जो अपनी झीलों, सटीक घड़ियों और बेहतरीन चॉकलेट्स के लिए जाना जाता है, एक शांत क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। सचमुच समाधान को जमीन के नीचे दफना रहा है। लेकिन इसका टरबाइनों से क्या संबंध है और यह वैश्विक ऊर्जा के भविष्य को कैसे बदल सकता है? लेकिन सबसे पहले मौसमी रूप से ऊर्जा को संग्रहित करने की जरूरत क्यों है? कल्पना कीजिए कि गर्मियों में स्विट्जरलैंड बहुत अधिक सौर और जलविद्युत ऊर्जा पैदा करता है। वहीं सर्दियों में हीटिंग की वजह से खपत बहुत बढ़ जाती है, लेकिन उत्पादन कम हो जाता है, नदियां जम जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं। यहीं पर मौसमी भंडारण काम आता है, यानी गर्मियों में बची हुई ऊर्जा को सर्दियों में इस्तेमाल करने के लिए जमा करना। लेकिन कैसे? बैटरियों में? जवाब है नहीं, क्योंकि वे घंटों या दिनों के लिए अच्छी होती है, महीनों के लिए नहीं। और समाधान क्या है? देश की अपनी भौगोलिक स्थिति का उपयोग करना। स्विट्जरलैंड 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनना चाहता है, लेकिन वह जलविद्युत संयंत्रों और सर्दियों में ऊर्जा आयात पर बहुत निर्भर है। और समस्या यह है कि जलवायु परिवर्तन ग्लेशियरों को कम कर रहा है और यूरोप ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। समाधान यह है कि गर्मियों में पहाड़ों की ऊंचाई पर पानी जमा किया जाए और सर्दियों में उसे छोड़कर बिजली पैदा की जाए। लेकिन पारंपरिक जलाशय पर्याप्त नहीं है। स्विट्जरलैंड उच्च क्षमता वाली जल विद्युत टरबाइनों को जमीन के नीचे स्थापित कर रही है, जो एक प्रणाली की मुख्य कड़ी है जिसे पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो कहा जाता है। यह तरीका औद्योगिक स्तर की जल बैटरी की तरह है और 2 चरणों में काम करता है। पहला चरण इस जल बैटरी को चार्ज करना है। गर्मियों में जब सूरज तेज चमकता है और स्विस जल विद्युत संयंत्र देश की जरूरत से ज्यादा ऊर्जा पैदा करते हैं, तब अतिरिक्त बिजली बर्बाद नहीं होती। इसके बजाय ये विशाल इलेक्ट्रिक मोटरों को चलाती है, जो निचले इलाकों की झीलों या नदियों से पानी को पहाड़ों की चोटी पर बने कृत्रिम जलाशयों में पंप करती हैं। कुछ तो 2% से भी ज्यादा। ये ऐसे है जैसे किसी इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर बाथटब को भरना, जिससे गुरुत्वाकर्षण संभावित ऊर्जा को संचित किया जा सके। फिर रणनीतिक रूप से पानी छोड़ने का समय आता है। सर्दियों में जब बर्फ आल्प्स को ढक लेती है और ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है, तब संग्रहित पानी को छोड़ दिया जाता है। यह पानी ऊर्ध्वाधर सुरंगों से नीचे जाता है, जिन्हें पेनस्टॉक कहा जाता है, और गति पकड़ता है जब तक कि वो टरबाइन के ब्लेड से टकराता नहीं, जो प्रति मिनट 500 तक घूम सकते हैं। टरबाइनों की गति जनरेटर को चलाती है, जो पानी की गतिज ऊर्जा को बिजली में बदल देती है। लेकिन भूमिगत टरबाइन ही क्यों? यही है असली कमाल। दक्षता को अधिकतम करने और पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए स्विट्जरलैंड ने इन टरबाइनों को पहाड़ों के बीच खुदी हुई गुफाओं में स्थापित किया है। उदाहरण के लिए नैंड ड्रांस परियोजना एक भूमिगत पावर स्टेशन है, जो नोट्रे डेम कैथेड्रल के आकार का है, जिसमें 6 रिवर्सिबल टरबाइनें हैं, जो पानी को ऊपर पंप करने या नीचे गिरने पर ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम है। प्रत्येक टरबाइन का वजन 450 टन है और यह 150 मेगावाट तक बिजली उत्पन्न कर सकती है, जो खपत के चरम समय में 4 लाख घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त है। जहां लिथियम बैटरियां समय के साथ चार्ज खो देती हैं, वहीं स्विस प्रणाली दशकों बाद भी 80% दक्षता बनाए रखती है। इसके अलावा एक ही जलाशय जैसे कि नांदेद्रांस 2 करोड़ घन मीटर पानी संग्रहित करता है, जो 8000 ओलंपिक स्विमिंग पूलों के बराबर है। यह महीनों तक ऊर्जा की गारंटी देता है, घंटों तक नहीं। ये टरबाइनों संकट के समय बफर की तरह भी काम करती हैं।
पानी बिजली कटौती के बाद इन्हें चालू होने में 10 मिनट से कम लगते हैं, जिससे ग्रिड स्थिर रहता है। ये इंजीनियरिंग प्राचीन स्थिरता को पानी की शक्ति और अत्याधुनिक तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्वचालित नियंत्रण प्रणालियों के साथ मिलाती है। यानी जो टरबाइनों का अंतिम संस्कार लगता था, वो असल में जल चक्की का पुनर्निर्माण है, बस महाकाव्य स्तर पर। क्या आपको लगा स्विट्जरलैंड सिर्फ घड़ियां बनाता है? लेकिन ये आसान नहीं है। पहाड़ों को खोदना अरबों का निवेश और भूवैज्ञानिक जोखिमों का सामना करना होता है। नांडेड को बनने में 14 साल लगे और इसकी लागत $2 अरब थी। इसके अलावा इसकी दक्षता लगभग 80% है, यानी 20% ऊर्जा प्रक्रिया में ही नष्ट हो जाती है। फिर भी स्विट्जरलैंड इस पर दांव लगाता है, क्योंकि आल्प्स पर्वत फायरमैन के लिए उपयुक्त ऊंचाई देते हैं और यह रणनीति रूसी गैस और परमाणु ऊर्जा पर निर्भरता को कम करती है और हर 1 मेगावाट संग्रहित ऊर्जा से टनों कोयले को जलाने से बचाया जा सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इसे दूसरे देशों में दोहराया जा सकता है? हाँ, लेकिन कुछ बदलावों के साथ। जिन जगहों पर पहाड़ नहीं है, वहां CAES नामक गुफाओं में संपीड़ित हवा या ग्रीन हाइड्रोजन इस्तेमाल किया जा सकता है। स्विट्जरलैंड ग्रिंजल 3 जैसे प्रोजेक्ट्स का विस्तार कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मांग पूर्वानुमान और भंडारण सुधारने की योजना बना रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पानी की बैटरियां 100 साल तक चल सकती हैं, जिससे ये लंबे समय तक टिकाऊ बन जाती हैं। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं और आपको वीडियो पसंद आया है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी को भी दबा दें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो सदस्यता ले, ताकि हम इस प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बना सके और आपको वीडियो में याद रख सकें। अगर आप व्यक्तिगत या पेशेवर विकास चाहते हैं तो साइड के QR कोड या वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाएं, ताकि आपको ऐसे अवसर मिलें जिनसे आप कई कौशलों में खुद को विकसित कर सकें और अपने करियर में बड़ा फर्क ला सकें। क्या आपने कभी पानी को बैटरी की तरह इस्तेमाल करने के बारे में सोचा या स्विस प्रोजेक्ट के बारे में सुना? कमेंट्स में बताएं, मैं जानना चाहता हूं। यहां बगल में आपके लिए 2 दिलचस्प वीडियो के विकल्प हैं, जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए, ताकि आप अपना ज्ञान बढ़ा सकें और अपनी जिज्ञासा को और आगे बढ़ा सकें। अगर आप योगदान देना चाहते हैं तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और सदस्य बनने पर भी विचार करें। इंजीनियरिंग प्रेमियों, सलाम और अगले वीडियो में मिलते हैं।